आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म से पहले हमने हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में डिस्कस किया था, तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी अपन बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। बेसिकली आपको पता है हाइपरथायरॉयडिज्म थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर है। थायराइड ग्लैंड के अंदर अभी अपन स्टार्ट करते हैं जो एकेडमिक के अंदर होता है डेफिनेशन, इटियोलॉजी, उस हिसाब से हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है। अगर हम लोग कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायराइड हार्मोन है उनका लेवल, अगर उनका जो लेवल है या उनका जो सिक्रेशन है वो अगर इंक्रीज हो जाए, अगर उनका लेवल इंक्रीज हो जाए, मान लीजिए अगर थायराइड ग्लैंड के जो थायराइड हार्मोन है उनका लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है कोई किसी भी कारण की वजह से, उस कंडीशन को अपन हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। ओके, क्या क्या कारण हो सकते हैं वो अपन इटियोलॉजी या कोजेज में पढ़ते हैं। एक स्मॉल डेफिनेशन इसका समझने के लिए सबसे बेस्ट इतना आपको काफ़ी है। हाइपरथायरॉयडिज्म किसको बोलते हैं? हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, मोर। थायरॉयडिज्म का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो रहा है किसी कंडीशन की वजह से, उस कंडीशन को अपन हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कारण क्या हो सकते हैं, कोजेज क्या हो सकते हैं, इटियोलॉजी क्या हो सकती है। अगर इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो आप सबको पता है कि इसकी इटियोलॉजी में बेसिक वही कारण आएंगे जो हाइपोथायरॉयडिज्म आए थे, लेकिन उनका जो एक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे मैं अभी बात करता हूँ, इटियोलॉजी को अपन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। याद है आप सबको? प्राइमरी उस पार्ट को बोलते हैं जो मेन ऑर्गन होता है। जो मेन ऑर्गन होगा जिसमें प्रॉब्लम होगी उस पार्ट को अपन, उस कोज को अपन प्राइमरी कोज में इंक्लूड करते हैं। सेकेंडरी उस ऑर्गन को हेल्प करने वाला कोई सेकेंडरी पार्ट, उसमें अगर प्रॉब्लम आती है उसको अपन सेकेंडरी कोज में इंक्लूड करते हैं। एंड इन सब के अलावा कोई अन्य किसी सिस्टम में, अन्य किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है जिससे ये रिलेशन रखते हैं, उसको टर्सरी कोज में इंक्लूड करते हैं। मैं एज एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये थायराइड ग्लैंड है, ये यहाँ पे, ये थायराइड ग्लैंड में बना रहा हूँ, ये थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड है। यहाँ पे T3 एंड T4 का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। अगर इन केस ये T3 एंड T4 का जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था, जो ये बन रही थी यहाँ पे T3 T4 कैसे बनती है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये T3 T4 जो बन रहे हैं इनका लेवल, अगर इनका फॉर्मेशन ज़्यादा होने लग जाए, ओके, उस कंडीशन को अपन ने ये नाम दिया। किस कारण से हो सकती है? T3 T4 को स्टिमुलेट करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसका नाम है TSH, जो सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। जो TSH है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और वो अपना काम करता है थायराइड ग्लैंड पे। अगर इन केस TSH का लेवल इंक्रीज हो गया, TSH का लेवल इंक्रीज हो गया, ये ऑर्डर देगा इसको। TSH काम करता है थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड के पास में TSH ज़्यादा मात्रा में आ रहा है तो इसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये TSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है T3 T4 को फॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पे इसका लेवल बढ़ सकता है। एक कारण तो ये हो सकता है। ओके, मान लीजिए इसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो गया, मान लीजिए इसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो गया, उस कंडीशन में ये इसका फॉर्मेशन ज़्यादा करने लग जाएगी। तो आप बेसिकली इसको इटियोलॉजी में कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो,
ऑटो इम्यून डिजीज हो, अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है उसकी वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। लाइक मैं आपको बताऊं, ग्रेविस डिजीज। ग्रेविस डिजीज में क्या होता है, जो सेल्स हैं, जो ऑटो इम्यून इफेक्ट है, वो T3 एंड T4 के लेवल को इंक्रीज कर देता है। जो T3 एंड T4 है ग्रेविस डिजीज में, T3 एंड T4 को जो ऑटो इम्यून सेल्स हैं वो इंक्रीज कर देती हैं, और इंक्रीज करने के बाद में जो नेगेटिव इफेक्ट है वो TSH पे जाके होता है। जो नेगेटिव इफेक्ट है वो TSH एंड TRH पे होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये नेगेटिव इफेक्ट इस पे होने की वजह से इनका जो लेवल है वो डिक्रीज होने लग जाता है। ग्रेविस डिजीज में होता क्या है, ग्रेविस डिजीज में जो ग्रेविस डिजीज है ऑटो इम्यून सेल्स T3 एंड T4 के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देती है। इंक्रीज होने की वजह से जो नेगेटिव इफेक्ट है वो TSH एंड TRH पे लागू होता है, देन इनका लेवल डिक्रीज होने लग जाता है। इस वजह से जब T3 एंड T4 का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑटो इम्यून डिजीज एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए कोई इन्फ्लामेशन हो गया है थायराइड ग्लैंड में, जिसको अपन बोलते हैं थायरोइडाइटिस। अगर कोई इन्फ्लामेशन हो गया है, थायरोइडाइटिस हो गया है, उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। मान लीजिए TSH का लेवल है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उनका इंक्रीज जो लेवल है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, वो लेवल इंक्रीज हो गया है। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन में भी मैंने आपको बताया है कि थायराइड TSH का लेवल इंक्रीज होगा तो ये काम करता है थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि T3 एंड T4 का फॉर्मेशन कीजिए। उस कंडीशन में इनका लेवल बढ़ेगा एंड हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। ओके, TSH का लेवल बढ़ रहा है। अब अपन बात करें, मान लीजिए थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, आपने सुना है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है। हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होने के बाद ये रिलीज करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH को रिलीज कराता है। अगर इसका लेवल इंक्रीज हो गया, अगर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया, उस कंडीशन में थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TSH को ज़्यादा सिक्रेट करवाएगा और TSH पे काम करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इंक्रीज करवाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3 एंड T4 को सिक्रेट फॉर्म ज़्यादा करवाएंगे। उस कंडीशन में क्या हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन में भी अपन बोल सकते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। मान लीजिए कोई पेशेंट है जो ड्रग थेरेपी ले रहा है, मान लीजिए कोई पेशेंट है जो ड्रग थेरेपी ले रहा है, उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। कोई पेशेंट है जो ड्रग थेरेपी ले रहा है, उस कंडीशन में भी अपन क्या बोल सकते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है। कोई पेशेंट है, एक और इटियोलॉजी अपन कारण देखें तो उसमें अपन कह सकते हैं कि मान लीजिए थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर हो गया है, यहाँ पे दिख रहा होगा। मान लीजिए अपन एक और इटियोलॉजी की बात करें, एक और कारण देखें तो अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर, अगर थायराइड ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो जाए, बिनाइन हो या मेलिग्नेंट हो, ट्यूमर होने की वजह से सेल्स में ग्रोथ बढ़ेगी, सिक्रेशन ज़्यादा होंगे, उस कंडीशन में भी अपन क्या बोल सकते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ट्यूमर हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, या बिनाइन हो या मेलिग्नेंट हो, अगर कोई ट्यूमर हो जाए उस कंडीशन में भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। ये इटियोलॉजी हो गई, आपको मेन जो चीज़ें हैं वो बता दी गई हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाए, लाइक ग्रेविस डिजीज़ आपने पढ़ा था, ऑटो इम्यून डिजीज़, हाशिमोटो डिजीज़ भी आपने पढ़ा था। हाशिमोटो डिजीज़ का मैंने बताया था वो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। ग्रेविस डिजीज़ में T3 एंड T4 का लेवल इंक्रीज होता है, जो ऑटो इम्यून सेल्स हैं वो इंक्रीज करती हैं, और यहाँ पे जो नेगेटिव इफेक्ट है वो TSH एंड TRH को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट अपन देखें
थायरोडाइटिस, अगर इन्फ्लामेशन हो जाए थायराइड ग्लैंड का, उस कंडीशन में इंक्रीज लेवल हो सकता है T3 T4 का। TSH का लेवल अगर इंक्रीज है तो TSH T3 एंड T4 का लेवल इंक्रीज करवाएगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन के लिए TSH काम आता है। अगर TRH का लेवल इंक्रीज है, उस कंडीशन में TSH इंक्रीज होगा, देन T3 एंड T4 का फॉर्मेशन करवाएगा ज़्यादा, उस कंडीशन में हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। अगर कोई ड्रग थेरेपी ले रहा है पेशेंट, उस कंडीशन में भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। एंड एक अपन देखें, अगर किसी पेशेंट को ट्यूमर हो गया है थायराइड ग्लैंड में, चाहे बिनाइन ट्यूमर हो या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, या एक लोब में हो या दो लोब में हो, किसी भी लोब में ट्यूमर हो, अगर ट्यूमर की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। ये अपन ने यहाँ पे इटियोलॉजिकल फैक्टर देखे। इटियोलॉजी देखने के बाद में अपन अगर बात करें तो अपन देख सकते हैं कि कोजेज क्या है, या पैथोफिजियोलॉजी अपन देख सकते हैं, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कोजेज के बारे में। एक्चुअली हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म बेसिकली अपोजिट हैं। अगर आपको एक डिजीज का पता है, आप एक डिजीज के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो आप सेकंड वन को इजीली समझ सकते हैं। अगर आपको पता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, या आप अगर बोलें कि उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, तो उसके जस्ट अपोजिट क्या होंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म के क्लिनिकल फीचर होंगे। जैसे अपन बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, अगर अपन बात करें पैथोफिजियोलॉजी के अंदर बात करें तो अपन पढ़ते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी सबसे पहले ऐसा लिखा जाता है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर। अपन ने इटियोलॉजी अभी देखी है। इटियोलॉजी में अपन ने देखा कि TSH का लेवल अगर इंक्रीज हो जाए, TRH का लेवल अगर इंक्रीज हो जाए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर हो जाए, थायरोडाइटिस अगर हो जाए, तो उसमें से अपन किसी एक कारण को यहाँ पे रख लेते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है या ट्यूमर हो गया है। अगर किसी पेशेंट में ट्यूमर हो गया है, मान लीजिए कोई बिनाइन ट्यूमर हो गया है, या आप ऐसे बोल सकते हैं, इजीली समझने के लिए आप बोल सकते हैं किसी पेशेंट में TSH का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। किसी पेशेंट में TSH का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। ये यहाँ पे इटियोलॉजी रख लिया, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर। TSH का लेवल इंक्रीज हो रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है, TSH। ये TSH थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। कहाँ काम करता है, थायराइड ग्लैंड पे। काम क्या करता है, ये T3 एंड T4 के लेवल को, T3 एंड T4 का जो फॉर्मेशन है वो करवाने के लिए TSH बोलता है थायराइड ग्लैंड को। ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। क्या करता है ये, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। अगर नॉर्मल कंडीशन में सब कुछ चल रहा है, उस कंडीशन में T3 एंड T4 का फॉर्मेशन नॉर्मल होएगा। अगर इन केस अगर TSH का लेवल ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा फॉर्मेशन करवाने लग जाएगा, राइट। तो अगर अपन ने यही तो अपने को पढ़ना है कि स्टिमुलेशन अगर ये ज़्यादा करवा रहा है, TSH का लेवल अगर ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, T3 एंड T4 का जो फॉर्मेशन है वो भी ज़्यादा होएगा। गॉट इट। अगर T3 एंड T4 का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है तो इनका जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लेवल है वो भी क्या होएगा, इंक्रीज। पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है TSH, वो काम करता है थायराइड ग्लैंड पे। काम क्या करता है, स्टिमुलेट करवाता है T3 एंड T4 के फॉर्मेशन को। T3 एंड T4 के फॉर्मेशन को इंक्रीज करवाता है। इंक्रीज अगर होएगा तो जो लेवल है T3 T4 का वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म, राइट है। ये पैथोफिजियोलॉजी अपन देख सकते हैं। इस हिसाब से पैथोफिजियोलॉजी में इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर आपको डिजीज़ के कारण अगर आपको पता है तो इजीली एनाटॉमी कारण पता है तो आप आराम से बता सकते हैं। अभी अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूं
तो क्लिनिकल फीचर्स आप अगर बताएं तो हमेशा याद रखें कि सिस्टोमेटिक क्लिनिकल फीचर्स आप बताएं। अगर आपको पता है बॉडी में सिस्टम कितने हैं और आपको इस डिजीज के बारे में पता है तो आप एक एक कारण तो आप इजीली कहीं भी लिख सकते हैं। और नंबर लाने का तरीका आप सबको पता है, इस हिसाब से ही आता है। आपको कंटेंट उसमें लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर उसी चीज़ को देखता है, देन आपको नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। आपके पास क्लिनिकल फीचर पूछे, अगर आप हर चीज़ उसमें कुछ रिलेटिव लिख के नहीं आएंगे, ज़्यादा इधर उधर का लिख के आएंगे, देन नंबर नहीं आएंगे। आपको पता होना चाहिए, आपको इसके आसपास रह के ही आपको उस चीज़ का क्लिनिकल फीचर बताना है। अभी अपन बात करें क्लिनिकल फीचर्स की। अगर क्लिनिकल फीचर्स की अपन बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में अगर अपन देखें कि हाइपरथायरॉयडिज्म का काम क्या होता है। अगर थायराइड जो हार्मोन है वो मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। आप सब ने पढ़ा है जो थायराइड हार्मोन है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करते हैं। अब मैं कह सकता हूं कि अगर T3 एंड T4 का लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है, T3 एंड T4 का लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो मेटाबॉलिक जो रेट है वो भी क्या होएगी, इंक्रीज होएगी। सिंपल सी बात है कि T3 एंड T4 का काम अगर मेटाबॉलिज्म के अंदर होता है तो अगर इनका लेवल इंक्रीज हो गया तो मेटाबॉलिज्म भी ऑब्वियसली बात है कि इंक्रीज होएगा। अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता है हीट का प्रोडक्शन जो है वो मेटाबॉलिज्म के आधार पे होता है। अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है तो हीट का प्रोडक्शन भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। हीट का जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो पेशेंट है वो क्या होएगा, हीट इंटॉलरेंस होएगा। समझे? एक कारण आप यहां पे पढ़ लिए, मेटाबॉलिज्म के अंदर ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है। आप सबको पता है मेटाबॉलिज्म के अंदर ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है। अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीजन का कंजप्शन भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। तो ये आप क्लिनिकल फीचर्स ही तो पढ़ रहे हैं, ये क्लिनिकल फीचर्स हैं। इस डिजीज के कारण आपकी बॉडी में क्या साइन सिम्टम्स अकर हो रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है उस पेशेंट के अंदर। उस पेशेंट में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होएगा, उस पेशेंट में खाना खा रहा है तुरंत पच रहा है, उस पेशेंट में हीट का इंटॉलरेंस रहेगा, वो पेशेंट गर्म रहेगा। जब भी देखोगे उस पेशेंट को तो आपको फील होगा कि वो पेशेंट थोड़ा गर्म है, वो हीट है, उसका टेम्परेचर हाई है। आप उस पेशेंट में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप अगर इसका सिस्टमेटिक अगर क्लिनिकल फीचर देखें तो उस पेशेंट की जो आंखें हैं वो प्रोट्यूस्ड रहेंगी, उसकी आंखें हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई रहेंगी, जिसको अपन बोलते हैं एक्सोप्थेलेमस। वो अभी आप पढ़ेंगे यहाँ पे। अगर उस पेशेंट की अपन बात करें तो उस पेशेंट के हीट इंटॉलरेंस है, वो पेशेंट ज़्यादा धूप में नहीं जा सकता। उस पेशेंट को अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उस पेशेंट के मेटाबॉलिज्म में इंक्रीज हो रहा है, आप उस पेशेंट के अंदर जो खाया हुआ है वो तुरंत पच रहा है, मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो पेशेंट ज़्यादा मोटा नहीं रहेगा, वो पेशेंट क्या रहेगा, थिन रहेगा, वो पेशेंट थिन रहेगा। समझ रहे हैं? अगर उस पेशेंट में आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है, उसमें खाया हुआ तुरंत पच रहा है, उस पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज है, उस पेशेंट थोड़ा पतला है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका वेट भी क्या होएगा, कम होएगा। वेट भी क्या होएगा, कम होएगा। सही है। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर अपन ने क्या बताया था, उस पेशेंट में वेट ज़्यादा रहता है, वो पेशेंट थोड़ा मोटा होता है, और वो पेशेंट है वो कोल्ड इंटॉलरेंस रहता है। समझ रहे हैं? उस पेशेंट को आप देखोगे कि वो ठंडा रहेगा, एनी टाइम वो पेशेंट कैसा रहता है, थोड़ा कोल्ड रहता है। ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है वो कैसा रहता है, गर्म रहता है, हीट इंटॉलरेंस इसमें रहता है, थोड़ा पतला रहता है। अगर उसका वेट देखें तो थोड़ा वेट क्या होता है, उसमें कम मिलता है। और आप अगर बात करें इस पेशेंट में तो आप कह सकते हैं कभी कभी इस पेशेंट में डायरिया देखने को मिल सकता है। इस पेशेंट में कभी कभी डायरिया भी आपको देखने को मिल सकता है। आप अगर बात करें यहाँ पे, सबसे पहला आपने यहाँ पे बोला,
सबसे पहला क्लिनिकल फीचर बोल दिया आपने, मेटाबॉलिज्म में इंक्रीज होएगा, ऑटो कंजप्शन इंक्रीज होएगा इस पेशेंट में, हीट का जो प्रोडक्शन है हीट इंटॉलरेंस होएगा। एक क्लिनिकल फीचर आपने ये बताया। दूसरा क्लिनिकल फीचर आपने बताया कि वो पेशेंट है वो थोड़ा पतला रहेगा, ये पेशेंट थोड़ा पतला मिलेगा आपको जो हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है। एक आपने बताया कि वेट है उस पेशेंट का वो कम मिलेगा। एक आपने बताया कि डायरिया उस पेशेंट के अंदर मिल सकता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे बता सकते हैं कि उस पेशेंट में, आप क्लिनिकल फीचर बता सकते हैं कि उस पेशेंट में एक्सोप्थैलेमस मिलेगा, उस पेशेंट में एक्सोप्थैलेमस मिलेगा। एक्सोप्थैलेमस का मतलब क्या होता है? प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल। जो आईबॉल है वो बाहर की तरफ आपको निकली हुई दिखाई देंगी। कुछ पेशेंट में, कुछ इंसान में अपन देखते हैं कि उनकी आंखें हैं कुछ बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती हैं, तो बेसिकली बात है उसमें किसी थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म मिल सकता है। और अपन बात करें इस पेशेंट में, अपन ने इतनी सारी चीज़ें देखी, इस पेशेंट में इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस आप बोल सकते हैं, इस पेशेंट में टेकिपनिया हो सकता है, इस पेशेंट में टेकिकार्डिया हो सकता है, इस पेशेंट में टेकिकार्डिया एंड टेकिपनिया मिल सकता है। और आप सिस्टमेटिक काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बता सकते हैं। मेनली चीज़ें आपने यहाँ पे बता दी, इस पेशेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि स्केलेटल जो मसल्स हैं, आप स्केलेटल मसल्स हैं वो उनके अंदर क्या होएगा? डिस्ट्रैक्शन होएगा। स्केलेटल मसल्स में क्या हो सकता है? डिस्ट्रैक्शन मिल सकता है आपको। ये सारी चीज़ें आप हाइपरथायरॉयडिज्म में बता सकते हैं क्लिनिकल फीचर्स के अंदर। ओके, अभी अपन आगे चलते हैं। अभी अपन बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस, अगर आपको मेन प्रॉब्लम का पता है कि आप हाइपरथायरॉयडिज्म कहाँ हो रहा है, किस कारण की वजह से हो रहा है, तो आप उन कारण का एग्जामिनेशन कर लीजिए, बस आप उसी को डायग्नोसिस बोलते हैं। आपको पता है कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म है इसमें TSH का लेवल अगर इंक्रीज हो जाए इन केस, तो आप बोल सकते हैं कि इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो आप उसका बेसिकली आप TSH का लेवल पता कर लीजिए। आप अगर उस पेशेंट को TSH का लेवल अगर पता कर लेंगे तो आपको क्या पता चल सकता है? हाइपरथायरॉयडिज्म का। अभी अपन बात करें डायग्नोसिस की। अगर अपन बात करें डायग्नोसिस की, अगर डायग्नोसिस उस पेशेंट में अपने को करना है तो सबसे पहले एज ए नर्स आपका काम है कि उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करना। तो सबसे पहले अपन यही लिखते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, उस सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। कॉलेज लाइफ में हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन को अपन इतना नेगलेक्ट करते हैं शायद जितना किसी और चीज़ को नहीं करते होंगे, लेकिन आप अगर एज ए नर्सिंग अगर आप देखें तो सबसे मेन जो पार्ट है वो यही है। आपका जो मेन फंक्शन है वो यहीं पे है, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर आपके पास कोई पेशेंट है, मान लीजिए मैं पेशेंट हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, आपका सबसे पहले काम क्या होगा? आप मेरी हिस्ट्री लोगे, आप मेरा नाम पता पूछोगे, आप मेरे बारे में पूछोगे कि सर आपको क्या दिक्कत है। आप ऐसे पूछ सकते हैं कि आपने इससे पहले कहीं ट्रीटमेंट लिया है इस चीज़ का, या आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। ये सारी हिस्ट्री टेकिंग होगा। आप हिस्ट्री टेकिंग करने के बाद आप उस पेशेंट का क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर फाउंडेशन के अंदर भी आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, में पढ़ा होगा हेड टू टो आप फिजिकल एग्जामिनेशन उसका करते हैं। ओके, उसमें अपीयरेंस देखा जाता है। आप उस पेशेंट को अपीयरेंस देख सकते हैं, उस पेशेंट को ऑस्कल्ट कर सकते हैं, आप उस पेशेंट को टच कर सकते हैं, परक्यूशन कर सकते हैं, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उस पेशेंट को देख सकते हैं। उसके आधार पे उसका पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए कोई आपके पास हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट आ रहा है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें आप तभी पता लगा सकते हैं जब आपको पता हो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। अगर आप जानते हैं इसके बारे में, तभी आप पेशेंट को पता लगा सकते हैं।
अब पेशेंट आपके पास आया, उस पेशेंट के एक्सोप्थेलेमस हो रखा था, उस पेशेंट की आईज तो थी वो बाहर निकली हुई थी। आपने उस पेशेंट को जब इंस्पेक्शन किया, आप उस पेशेंट को जब टच किया, वो पेशेंट थोड़ा गर्म फील हो रहा था, वो पेशेंट थोड़ा गर्म फील हो रहा था। आपने जब उस पेशेंट का ऑस्कल्टेशन किया, आप उस पेशेंट की हार्ट रेट चेक किए, तो उसमें देखा आपने कि वो पेशेंट था वो टेकिकार्डिया हो रखा है। आपने उस पेशेंट को थोड़ा धूप में रख के देखा, वो इरिटेबल फील कर रहा है, आप देखें कि इसमें हीट इंटॉलरेंस भी है। और ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि ये पेशेंट कहीं ना कहीं हाइपरथायरॉयडिज्म से गुजर रहा है। इस पेशेंट में आप हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, आप अगर मान लीजिए आपको नहीं पता चल रहा है, इन केस आपको थोड़ा थोड़ा अनुमान हुआ कि ये पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म का है और आप चाहते हैं कि कन्फर्म इसका कुछ पता लगाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट का लेबोरेटरी टेस्ट करवा सकते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उस पेशेंट को TSH का लेवल चेक करवाइए। आप उस पेशेंट में TSH का लेवल चेक करवा सकते हैं। आप उस पेशेंट में T3 एंड T4 का लेवल आप उस पेशेंट में चेक करवा सकते हैं। आप उस पेशेंट में हार्मोन्स का लेवल चेक करवा सकते हैं। बेसिकली अपन इनका नाम दें कि आप उस पेशेंट में हार्मोनल एग्जामिनेशन आप करवाइए। आप उस पेशेंट में आयोडीन टेस्ट करवा सकते हैं। आप उस पेशेंट में आयोडीन का टेस्ट करवा सकते हैं। आप उस पेशेंट में हार्मोन्स का लेवल चेक करवा सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हैं। ये बेसिकली अपन क्या करते हैं, इसके अंदर डायग्नोसिस करते हैं। इस पेशेंट को डायग्नोसिस करने के बाद में आप इस पेशेंट का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। इस पेशेंट का आप नेक्स्ट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में आप इस पेशेंट को वो मेडिसिन देंगे जो इसके प्रॉब्लम हो रही थी उनको कम करने के लिए। मान लीजिए इसको थायराइड, आप अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें, अगर आप इसके ट्रीटमेंट की बात करें, मान लीजिए इसको थायरोडाइटिस हो रखा था। अगर इसको थायरोडाइटिस हो रखा था, इस पेशेंट को आप इस पेशेंट को एंटीथायरोडाइटिस जो ड्रग्स होती हैं वो आप इसको दें। इस पेशेंट को एंटीथायरोडाइटिक जो ड्रग्स हैं वो आप इस पेशेंट को प्रोवाइड करवाएं। आप अगर इस पेशेंट में आयोडीन की कमी है तो आयोडीन का कंटेंट इसको प्रोवाइड करवाएं, आयोडीन सप्लीमेंट दें। अगर इस पेशेंट में आयोडीन की कमी है तो इस पेशेंट को आप आयोडीन का ट्रीटमेंट दीजिए। अगर आप इसके बिनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो आप इसको ट्यूमर का जो ट्रीटमेंट है, लाइक आप इस पेशेंट को आप क्या कर सकते हैं, आप इस पेशेंट को ट्यूमर का जो कैंसर है आप उसका ट्रीटमेंट बेसिकली प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप इस पेशेंट को जो बिनाइन ट्यूमर है या मेलिग्नेंट ट्यूमर है आप बेसिकली स्पेसिफिक उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगर आप T3 एंड T4 का लेवल इसमें कम है, इस पेशेंट में T3 एंड T4 का लेवल ज़्यादा है, वो आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए T3 एंड T4 का लेवल इंक्रीज़ है, वो किसकी वजह से है, TSH की वजह से है। इस TSH को कम करने के लिए आप मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकते हैं। सप्रेसिव जो TSH सप्रेसिव मेडिसिन है वो आप इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये सारा ट्रीटमेंट अपन इसमें पढ़ते हैं।